अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हल्के खुलते खुलते रह गए। दो जजेस ने काजी फायज ईसा के साथ बैठने से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी? और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला केस था, आज उसकी समाअत होने जा रही थी, लेकिन अब इसे डी लिस्ट कर दिया गया है। तीन बड़ी वजूहात सामने आई हैं, इनकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक पैगाम दिया गया है उन लोगों को जिन्होंने गिरेबान पकड़ा और मुझे उठाकर बाहर फेंका, मैं सारी जिंदगी उनका पीछा करूंगा। ये पैगाम किसने किसको दिया और अब कौन किसका सारी उम्र पीछा करने जा रहा है, इसका भी हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती रोक सकते थे, शेर अफजल मरवत का इंतहाई अहम बयान, और इस बयान के बाद जो सियासी मंजरनामा है इस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का केस आज इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही थी और कौम ये इंतजार कर रही थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी। 6 रुकनी बेंच ने काजी साहब की सरबराही में इसकी समाअत करनी थी, लेकिन अब एक दरखास्त हामिद खान साहब की आई और वो सलमान अकबर राजा के क्योंकि वकील हैं कि जनाब मैं 6 सितंबर तक रुखसत पे हूं, लिहाजा इसे डी लिस्ट कर दिया जाए। इसके बाद इसे डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का जी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले किया, और फिर इसके साथ साथ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का नोटिफिकेशन भी कलअदम कर रखा है। अब दूसरी जो बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इतलात हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल को ख़ानदान में किसी करीबी का उनका इंतकाल हो गया और इसी वजह से वो इस केस में समाअत के लिए मुयस्सर नहीं है, दस्तयाब नहीं थे। और तीसरी वजह यह बताई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस के मौजूदा बेंच में बैठने से ये कहकर माजरत कर ली कि हम ऑलरेडी इस मामले पर अपना जहन वाजे कर चुके, बेहतर ये होगा कि ये मामला कमेटी को वापस भेजकर एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम जो उनका है वो आगे बढ़ाने के हक में थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हर हाल में 180 दिन में ही फैसला करना होता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को स्टे दे दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया कि वो लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम के साथ बैठे, इसके ऊपर मुशावरत करें और फिर मामले को आगे बढ़ाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुशावरत की और फिर आलिया नीलम जो नई चीफ जस्टिस हैं, पंजाब की पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने 8 के 8 ट्रिब्यूनल्स के फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब फिर ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चला जाता है। व्यूअर्स, इसके अंदर ना जो सबसे अहम नुकता है कि कानून और आइन और इलेक्शन एक्ट, इसी के ऊपर आपने रख के अपना फैसला करना है। इसी की बुनियाद के ऊपर आप बड़े बड़े रिमार्क्स देते हैं, इसी की बुनियाद के ऊपर किसी भी केस की सुनवाई होती है, इसी की बुनियाद के ऊपर जो रेफरेंसेस कोट किए जाते हैं कानून के फैसलों के, यानी जो बुनियाद है वो आइन होता है, जो बुनियाद है वो कानून है, और जो प्रैक्टिस है इसकी बुनियाद पर अभी तमाम फैसले करते हैं। लेकिन 180 दिन की ये जो एक आइन है पाकिस्तान के अंदर और इलेक्शन एक्ट के अंदर जो एक चीज़ मौजूद है, आइन आपको कहता है कि आपने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से और अवामी मफादात के टकराव के खिलाफ हो, यही कहते हैं ना आइन आपको। लेकिन यहाँ पर 26 करोड़ अवाम का ये मामला है, एक हल्के की अवाम का मामला है, और उनके हक को किस तरह से लूटा गया ये उसका मामला है। अब आइन को आप एक तरफ साइड पे रख दें, फिर आप इलेक्शन एक्ट को देखें तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, आज आपको पता लगा होगा कि वो क्यों कहते हैं, जो लोग इस केस के अंदर पेश हुए, एक दरख्वास्त गुजार था और दूसरी तरफ से डिफेंडेंट थे इंतखाबी हुजरदारी के अंदर इस्लामाबाद की सीटों में, कि आप ज़रा पढ़ के दिखाएं कि हमारे लिए इलेक्शन एक्ट के अंदर क्या कहा गया, ट्रिब्यूनल्स के लिए किस किस्म के रूल्स को वज़ा किया गया। बाबाज़ बुलंद पढ़कर इन रूल्स को सुनाया जाता है अदालत के अंदर कि आपने 180 दिन के अंदर फैसला करना है। 2 माह से ज़ायद का वक्त हो गया है जब से ये दरखास्तें लगी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो सका। काजी साहब को क्यों नज़र नहीं आता कि आइन जो, जब वो आइन को देखते हैं, उन्होंने मुतादिद दफ़ा ओपन कोर्ट के अंदर लाइव टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बार बार
ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب کو اٹھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہ کتاب ہے، اس کے لیے آپ کو سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے۔ اور اس کے اوپر کچھ جج صاحبان نے تو یہ بھی کہا کہ جتنے آپ ذہین ہیں اتنے ہم ذہین نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس آئین کو پڑھنا پڑے گا، بار بار پڑھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز جو ہے وہ مرتب کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور انتہائی بدقسمتی سے پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر ٹاک شوز نہیں کر رہا، وہ ایک اور بیانیہ اس وقت بنا رہے ہیں اور ججز کے خلاف اب گھیرا تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کیوں لی، استعفیٰ دیا یا وٹ ایور دا ریزن واز، اور آپ ملک کے اگلے چیف جسٹس پاکستان بننے جا رہے تھے، لیکن ایسی کیا صورتحال تھی کہ آپ کو یہ استعفیٰ جو ہے ریٹائرمنٹ یا استعفیٰ، اسے آپ جو مرضی کہیں، وہ لینی پڑی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آرمی چیف کی جو تقرری تھی اور جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کے اوپر سیاست کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شیخ عظمت سعید کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ججز اس کے اندر جو بیانیہ ہے اس کے مطابق شامل تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی ایک بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو ہم لندن میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ موجود ہوں گے تو ان کے خلاف ہم گھیرا تنگ کریں گے، انہیں پاکستان لے کر آیا جائے گا۔ اس سے پہلے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 7 ستمبر کو ہر حال میں لاہور آفس میں موجود ہوں گا، اور وہ لوگ جو میرے خلاف اسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں۔ اب اس میں نا سب سے جو اہم نقطہ ویورز یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے۔ سیاسی جماعتیں عام طور پہ بیانیہ بنانے کی ماہر ہوتی ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے۔ جب آپ ان بیانیوں کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بنا کر پیش کریں اور پھر آپ کی ایک حکومت جس کو آپ اس وقت کسی کی مہربانی سے چلا رہے ہیں، تو آپ کے پاس اختیارات کیا رہتے ہیں؟ کسی بھی سابق چیف جسٹس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ کیا اس چیز کو ثابت کیا جا سکے گا جس طرح سے جو لوگ نون لیگ کے اس وقت الزامات لگا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار اور پاکستان کے دیگر جج صاحبان جو تھے وہ ملوث تھے سہولت کاری کے اندر، اور سہولت کاری پی ٹی آئی کو کی جاتی رہی، نواز شریف کے خلاف فیصلے آنے میں بھی سہولت کاری کا ایک عمل دخل ہے، تو پھر ویورز بات نہ بہت دور تک نکلے گی۔ آپ کو سبسٹینشیل ایویڈنسز لا کر عدالتوں میں لے جانے پڑیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب تک اس ملک کے اندر اگلے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا پھر ایک نیا چیف جسٹس آئے گا، پاکستان کی عدالتیں کیا فیصلے دیتی ہے، کیا سٹینڈرڈ سیٹ کریں گی ان پورے معاملات میں، اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ اور اگر اس ملک کے اندر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے یا تو ان کو مزید ایکسٹینشن کے بعد اور ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر گیم بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر عدالتوں میں جب خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا خان صاحب کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو بڑی عدالتوں میں قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے جہاں سے ان فیصلوں کو ریورس کروانے کے لیے، اور جس طرح سے مرضی کے بینچز ہیں وہ بنا کر آپ ان فیصلوں کو اپنے حق میں کریں گے۔ یہ بڑی پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ 50 دن کا یہ وقت ہے اور ان 50 ڈیز کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا، چونکہ یاد رکھیے گا فوج اپنے لوگوں کے حوالے سے کارروائی کرتی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کا اس طرح سے جو ہے احتساب کیا گیا، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا اس سے پہلے کبھی کورٹ مارشل نہیں ہوا، اور یہ بڑے لیول کے اوپر اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور یہ بھی اس وقت عام اسپیکولیشن ہے کہ کوئی بڑی سزا جو ہے وہ فیض حمید صاحب کو دی جائے گی۔ تو دوسری طرف اگر ججز وہ سہولت کاری کے اندر انوالو تھے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا پاکستان کی حکومت کے اوپر کہ وہ اس بیانیے کے اندر کتنی جان ڈالتی ہے اور کس طرح سے اس بیانیے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جایا جائے گا۔ کیا کسی ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی وہ کر سکتا ہے؟ اور اس میں یہ بھی بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس یہ موقع تھا، آپ آصف سعید کھوسہ کے خلاف بھی ایک ریفرنس لے کے جاتے، آپ ثاقب نثار کے خلاف ایک ریفرنس لے کے جاتے، آپ ان تمام ججز کے خلاف ایک ریفرنس لے کے جاتے جن کے اوپر آپ کو شک تھا کہ یہ انوالو ہے۔ میں نے اس سے پہلے اینکرز کو میں پچھلے 72 گھنٹوں سے 3-4 دن سے سن رہا ہوں، اور جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ بیانیہ بنائیں، آپ پروگرامز بھی کریں، لوگوں کو مطلب کی لائنز دیں اور اس کے اوپر 2-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بھی ہو جائے، یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کا ملک ہے، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، آپ کا بیانیہ ہے، آپ جیسا مرضی بنائیں، لیکن عوام کیا اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اور پھر آپ اس بیانیے کو کس حد تک جا کر
साबित कर पाएंगे, ये इसके अंदर बुनियादी चीज़ है। तो वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो करके देख लें। इन तमाम लोगों के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम नुक्ता है वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ आपको ये रेफरेंस लाना चाहिए था। ऑडियो तो साकिब निसार साहब की निकली, जिस ऑडियो पर आप ये पूरे का पूरा खेल खेल रहे थे, तो उस बुनियाद के ऊपर आपको एक रेफरेंस लाना चाहिए था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि उस ऑडियो के अंदर, जिसको आप आज भी सच मानते हैं, बार बार कहा गया कि क्या हदायत थी, किसके चैम्बर में कौन काम करता था। तो अगर आपने रेफरेंस को लेकर आना है तो पहले तो आप लेकर आए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, और फिर तमाम बातें होंगी। ये सर बयानिया है, और अदालतों के अंदर जो कार्रवाइयाँ आज तक हो चुकी हैं, तो फिर तो ये कहानी बहुत दूर तक निकल जाएगी। आज आप उन तमाम जजेस के खिलाफ महाज बनाएंगे, कल को ये हुकूमत बदलेगी और 3 साल 4 साल 5 साल इससे ज़्यादा आप कितना अपने इक़्तिदार को तूल देंगे। अल्टीमेटली फैसला जो है वो पाकिस्तान की अवाम की अदालत में ही जाना है। व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट आज जारी किया गया सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और मैं इससे पहले कि इनकी इस खबर पर जाऊं, हामिद अली खान साहब की दरख्वास्त आई और आपने जो है उसको डीलिस्ट करवा दिया। बुनियादी वजह ये भी बनी है, लेकिन आपने हामिद अली खान साहब से ये क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, आपके लोगों को नुकसान हो रहा है। पहले 2 महीने गुजर गए, मजीद 1 महीना और गुजर जाएगा, तो पीछे आपके कितने दिन रह गए। तो ये चीज़ इंतहाई अहम है, तैयारी करके जाएं, प्लानिंग करके जाएं। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आई एम रियली सरप्राइज कि कोई उनसे ये भी सवाल करता कि हामिद अली खान साहब, आपकी 180 नशिस्तों 180 दिन का ये मामला था, 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की हैं, बाकी नशिस्तें भी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, तो क्यों हामिद अली खान साहब छुट्टी पे चले गए। सलमान अकरम राजा साहब आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहते हैं कि मुझे उठाकर बाहर फेंका गया, सारी ज़िंदगी इनका मैं पीछा करूँगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धांधली के हवाले से मजीद क्या बातें कही। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन कभी भी भूला नहीं और ना मैं भूल सकता हूं। लोग समझते थे कि तरीके इंसाफ को सीटें नहीं मिलेंगी, जब मिली तो फॉर्म 45 को बदला गया। नवाज शरीफ के हलके में यास्मीन राशिद जीत चुकी थी, लेकिन उनको हराया गया। मेरे हलके में मुझे उठाकर गिरेबान से पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया इसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा और हमेशा उनका पीछा करता रहूंगा। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हामिद अली खान साहब की दरख्वास्त, आप तो पहले तो पूछे कि उन्होंने क्यों छुट्टी पर रहे, किसी और को आप पेश कर देते, तैयारी आप भी करवा सकते थे, लेकिन ये मामला आपका मजीद पीछे चला गया है। आप पीछा करें, सारी उम्र करें, लेकिन मामला सारी उम्र वाला नहीं है। मामला अब आपको फैसला ये करना है कि जो फॉर्म 45 जिसके ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीछे की आप बात कर रहे हैं, मजीद आपने एक तरह से काजी साहब और उनकी अदालतों को ये टाइम दे दिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पंजाब में अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत शुरू ही नहीं की, अब कहा जा रहा है कि रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन लगाएगा। हमारा तो मुकदमा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। आवाम के वोट का ज़िया नहीं होने देंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैं तमाम उम्र इन लोगों का पीछा करूंगा जिन्होंने ज़्यादती की। हम पाकिस्तान के वफादार हैं। आवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें मुत्तहद होना है, और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक़्तिदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। बैरिस्टर तैमूर जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, और बैरिस्टर तैमूर मलिक शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। 8 फरवरी को उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और सिर्फ इन्हीं के वोट जो है वो मुस्तरद किए गए और यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाया गया। इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी सीट छोड़ी और वो सेनेट के लिए चेयरमैन मुंतखब हो गए, और वहाँ पर उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा। फिर उनके मुकाबले में बैरिस्टर तैमूर मलिक ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन एक बार फिर धांधली करके यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी वहाँ से जितवा दिया गया। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि हमारे साथ 8 और 9 फरवरी की रात जो भी सलूक हुआ वो आज भी जारी है। हमें मखसूस रिश्तें आज भी नहीं दी जा रही। हाजी इम्तियाज़ को आज भी अगवा करके रखा हुआ है। हमारे MNAs राना बिलाल एजाज और राना फराज नून के वोट मुस्तरद करके हमारी सीटें कम की जा रही हैं। हम पाकिस्तान के पुरान शहरी हैं, हम पाकिस्तान के मिसाली शहरी हैं। अगर हमारे जैसा कोई मिसाली शहरी है तो हमारे सामने लाकर उसे बैठा दें, लेकिन आपने हमें भी पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। शौकत बसरा साहब भी जी आए और उन्होंने क्या कहा। शौकत बसरा ने जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे इजाजुल हक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उन्हें भी फॉर्म 45 के ऊपर हरा दिया गया। शौकत बसरा ने भी सलमान अकरम राजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि 50 करोड़ में मेरी सीट का सौदा हुआ, अल्लाह उन्हें तबाह करे। धांधली में काजी फायज ईसा
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलविस है, फांसी पर लटकाया जाए इन सब को। और एजाजुल हक अगर कुरान पर हल्फ दें कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते तो मैं अपनी पिटीशन भी वापस ले लूँगा और पूरी कौम से माफ़ी भी मांगूंगा। काजी फैज़ ईसा साहब कमिश्नर लियाकत चट्ठा को इसलिए तलब नहीं करते क्योंकि वो दुरुस्त कहते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा को पेश किया जाए और इसका जो केस है इसे लाइव चलाया जाए। सर आपको ये बहुत पहले, अब शायद ना गाड़ी निकल गई है, जब ये मौका था चट्ठा साहब आए, उन्होंने ऐलान किया सरकार हमने धांधली की है, हम मुलविस हैं, हमारा ज़मीर जो है किसी ने ख़रीदने की कोशिश की, हमने पहले ज़मीर बेचा लेकिन अब हम ज़मीर जो है वो जो हमने बेचा था हम इनसे वापस लेंगे और अब हमारी ज़मीर की अदालत ये गवारा नहीं करती। जो फैसला आया इस अदालत से हम कौम के सामने अपनी गलती जो है तस्लीम करते हैं। सर बहुत देर हो गई, बहुत देर होगी सर। जब ये मामला उठा था ना, वो फवाद चौधरी आपको बुरा लगता होगा, बहुत सारे और लोगों को भी बुरा लगता होगा, लेकिन उसने ये बात बिल्कुल ठीक की थी कि आपकी गाड़ी निकल गई, आपको चाहिए था कि आप उस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाकर बैठ जाते। मुद्दे तो आपके सामने इतने सारे थे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए ये सवाल उठाया जा सकता था कि क्या हुआ उस चट्ठे के बयान का जो ये कह रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा कर देते, प्रेशर तो बिल्टअप होता ना, लेकिन आपने उसके ऊपर गुफ्तगू करना भी छोड़ दी। और ये होता है ना कि जब आपके फैसले कोई और करेगा, अब मुबैना तौर पर अगर फैज़ हमीद आपके फैसले कर रहा था तो सर ये किस तरह की जमहूरियत है? जो बातें इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पे लोग करते हैं, अगर ये बातें झूठी हैं तो इनको रोकें, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात उसे इतना नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कही, हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग ना नाराज़ हो जाते हैं। मुझे खैर चाहे गलती मेरी अपनी हो, मैं उसे ख़ुद तस्लीम भी करता हूँ, और जिनके बारे में हम हर वक्त बात करते हैं तो ये हक़ है हमारा कि हम उनकी गलतियों की भी निशानदही करें कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई। मैंने बहुत पहले एक जुमला कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। अंदर से इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि इनको अगर लगाम ना डाली गई तो इसका नुकसान होगा। आज आप देख लें कि शेर अफजल मरवत साहब के चैप्टर जिस तरह से खुले, शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, हमाद अजहर पंजाब के अंदर, और एक दौड़ लगी हुई है कि कौन किसकी बात को तस्लीम किया जाएगा। असद कैसर, ये हर शख्स एक अपनी लाइन के ऊपर चल रहा है, और वो जेल में जाकर जो गुफ्तगू करता है और वो आकर बाहर बताता है, तो एक अपनी लाइन के ऊपर तहरीक इंसाफ हर शख्स चलाने की कोशिश करे, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ। शेर अफजल मरवत साहब जी बाहर आ गए, बाहर आने से मुराद ये कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद एक बार फिर मंजराम पर आए जी, और उन्होंने जो इंटरव्यू दिए वो क्या कहते हैं अपने इन इंटरव्यूज़ के अंदर। इंतहाई अहम उन्होंने बात की कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी की मंजूरी सदर मुमलिकत ने देनी थी, और इमरान खान और आरिफ अलवी को रोक देते तो तैनाती भी रुक जाती। अगर 2 दिन तक भी तैनाती को रोक लिया जाता तो नताइज कुछ और होते, चूँकि उस वक्त के आर्मी चीफ चाहते ही यही थे। फैज़ हमीद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते थे। अब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। रऊफ हसन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो रियासत के मफादात के खिलाफ हो। भारतीय सहाफ़ी को ये कहना कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब के दहाने पर है, इसमें क्या गलत है? ये बात गलत है कि इमरान खान की हिदायत पर मुझे पार्टी से निकाला गया, उनके कान भरे गए थे। मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी को कभी भी इस तरह की गुफ्तगू यानी उनके हवाले से जो बातें कही यानी गालियां नहीं दी। अब ये जो गालियों वाला मामला है, बड़ी मुश्किल से इनकी गाड़ी दोबारा चली है, और इस गाड़ी को चलना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। ऐसी कंट्रोवर्सीज जो बाहर आती हैं, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। लोग लंदन में मौजूद हैं जिनके सामने पूरे का पूरा वाक़या हुआ और उन्होंने क्या देखा और फिर किसने चीज़ें रिकॉर्ड की, ये भी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई अफसाना नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, बड़ी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें मौजूद हैं। अब फिर उन्होंने एक और बात भी की है जी कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए तैयार हैं, और जितने भी काफ़िले आएंगे मैं खुद उन्हें खुशामदीद कहूँगा। देखना ये जी कि 22 का एक जलसे की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की इजाज़त दी जाएगी? फैज़ हमीद साहब अंदर चले गए हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बना जा रहा है। जो जजेस उस वक्त जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, उनके एक एक किरदारों के खिलाफ अब वो ना टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो है वो नमूदार होंगे और वो बयानिया बना रहे। और मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे जजेस के खिलाफ कैंपेन, इसका टास्क जो है सियासी जमातों के,
जो गुल्लू बट है उन्हें दे दिया गया है, चाहे वो लंदन के अंदर हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, जहाँ जहाँ भी आपको ये लोग यानी जज साहिबान नज़र आएँ, कहा यह गया कि आप इनका ताक़ुब करना है और एहतजाज करें और बयानियाँ बनाएं। लेकिन सर मसला ये है कि जब आपके पास मौका था, रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेकर जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो अब क्या ये कामयाब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आज की वीडियो थी जी हमारी। अपने राय ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोपहर में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।